की अहम बैठक। नमस्कार, एफएम न्यूज देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं हर्ष त्यागी। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद 2 दिवसीय हरिद्वार दौरे पर हैं। कल से उनके इस दौरे की शुरुआत होगी। माना जा रहा है कि राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद यहां प्रदेश के कई बड़े नेताओं से मुलाकात कर सकते हैं। साथ ही सीएम धामी से भी राष्ट्रपति कोविंद की मुलाकात संभव है। अब इसी को लेकर पुलिस प्रशासन और खुफिया विभाग अलर्ट पर हैं। बता दें कि डीएम विनय शंकर पांडे, एसएसपी डॉक्टर योगेंद्र सिंह रावत समेत कई अधिकारियों ने पतंजलि विश्वविद्यालय पहुंचकर सुरक्षा व्यवस्थाओं का जायजा लिया। वायुसेना के हेलीकॉप्टर ने भी पतंजलि योगपीठ स्थित हेलीपैड पर 2 लैंडिंग कर व्यवस्थाएं परखी। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के दौरे को लेकर डीएम ने अधिकारियों को जरूरी दिशा निर्देश दिए। पीएम मोदी एक बार फिर उत्तराखंड के दौरे पर जा रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का 4 दिसंबर को देहरादून दौरा तय हो गया है। लगातार तीसरे महीने होने जा रहे इस दौरे से कांग्रेस में खलबली है। पार्टी को अंदेशा है कि चुनावी बेला में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आमजन को लुभाने के लिए राज्य के लिए बड़ी घोषणाओं का दांव चल सकते हैं। इसकी काट के लिए कांग्रेस वैकल्पिक रणनीति बनाने में जुटी है। 2022 के विधानसभा चुनाव में अब ज्यादा समय शेष नहीं रहा है। 2017 के चुनाव में बुरी पराजय झेल चुकी कांग्रेस अब करो या मरो की तर्ज पर अगले चुनाव को ले रही है। चुनाव प्रचार की आक्रामक रणनीति का आगाज किया जा चुका है। केंद्रीय नेतृत्व के निर्देश पर विधानसभा क्षेत्रवार पर्यवेक्षकों की टोलियां बनाई जा रही हैं। पार्टी के पक्ष में माहौल बनाने की कोशिश की जा रही है। कांग्रेस पूरी ताकत झोंक रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दौरे से बेचैनी बढ़ी है। केंद्र सरकार के राज्य में आधारभूत संरचना और कनेक्टिविटी से जुड़े कई प्रोजेक्ट चल रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी केंद्र सरकार के काम को डबल इंजन के दम के तौर पर प्रस्तुत करते रहे हैं। दिवाली से एक दिन बाद केदारनाथ दौरे में उन्होंने पहाड़ का पानी और जवानी उसके काम आने की अवधारणा पर आगे बढ़ने के संकेत देकर कांग्रेस के खेमे की चिंता बढ़ा दी थी। पीएम के दौरे को लेकर नेता प्रतिपक्ष प्रीतम सिंह ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब आकर घोषणा करेंगे तो बात बनने वाली नहीं। अक्टूबर माह में आई आपदा में राज्य में बड़ा जानमाल का नुकसान हुआ। आपदा के बाद प्रधानमंत्री और गृहमंत्री दोनों उत्तराखंड आए, लेकिन उन्होंने किसी पैकेज की घोषणा नहीं की। अब चुनाव सिर पर है और बाजी उनके हाथ से निकल चुकी है, तो अब वो छटपटा रहे हैं। और हमारे साथ बीजेपी से बीजेपी प्रवक्ता सुरेश जोशी हमारे साथ जुड़ गए। बहुत बहुत स्वागत है आपका। और कांग्रेस से कांग्रेस प्रवक्ता मथुरादत्त जोशी जी हमारे साथ जुड़ गए। बहुत बहुत स्वागत है आपका। शुरुआत सुरेश जोशी जी आपसे ही करना चाहूंगा। एक के बाद एक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का उत्तराखंड दौरा, क्या कुछ कार्यक्रम उनका रहेगा और क्या बड़ी सौगात मिल सकती है उत्तराखंड को कुछ? देखिए, पहले तो मैं आपको ये बतलाना चाहूंगा कि माननीय प्रधानमंत्री जी जब से देश के प्रधानमंत्री बने हैं जी, तब से निरंतर जो है कि उत्तराखंड की प्रगति के और उत्तराखंड के विकास के लिए वो संकल्पित हैं और उन्होंने इसके लिए जो है कि जो कहा उसको किया भी जी। और साथ ही साथ ये कोई प्रधानमंत्री जी का पहला दौरा नहीं है जी। प्रधानमंत्री जी प्रधानमंत्री बनने के बाद ये 8वां या 9वां दौरा इस प्रदेश का करेंगे। इतने छोटा राज्य है हमारा, 1.25 करोड़ की पॉपुलेशन का, टोपोग्राफी भी इसकी बहुत छोटी है। इसलिए हम ये भी कह सकते हैं कि उत्तराखंड से प्रधानमंत्री जी का विशेष लगाव है जी। और जहां तक आपने घोषणा की बात की, देखिए घोषणाएं तो जो हमने की थी उनको हमने धरातल पर उतारा भी है और योजनाएं हमारी, देखो मैं एक बात को आपके सामने रखूं कि भाई कुछ योजनाएं ऐसी होती हैं जो अल्पकालिक हैं, कुछ दीर्घकालिक योजनाएं हैं और कुछ जो है कि टेम्परेरी फेज की योजनाएं होती हैं। अगर आप दीर्घकालिक योजनाओं की बात करेंगे तो उत्तराखंड के लिए जिस तरह से कनेक्टिविटी से उत्तराखंड को जोड़ने के लिए हम लोगों ने, चाहे रेलवे ट्रैक की बात हो, चाहे हमारे 4 धाम प्रोजेक्ट की बात हो, चाहे भारतमाला के प्रोजेक्ट हों, ये सारे प्रोजेक्टों पे बहुत तेजी से काम चल रहा है और बहुत सारे प्रोजेक्ट ऐसे भी हैं कि जो विद इन 4 ईयर 3 ईयर कंप्लीट हो चुके हैं जी।
उसी तरह अगर हम इलेक्ट्रिसिटी की बात करें तो हमारी ब्यास की परियोजना जो है वो पूरी हो गई है, उसका भी जल्दी जो है कि शुभारंभ होना है। और इस तरह से जो है कि एनटीपीसी एनएचपीसी की बहुत परियोजनाएं जो है अंतिम चरण पे हैं, उनके भी अभी शुभारंभ होंगे। और साथ ही साथ आने वाले उस पे जो है कि हमने जैसे कल मुख्यमंत्री जी ने भी कहा कि इंटरनेट कनेक्टिविटी के लिए हम पूरे उत्तराखंड को 2025 तक जोड़ने के लिए, प्रत्येक गांव को जोड़ने के लिए सरकार जो प्रयास कर रही है, वो भी हमारा एक बड़ा लेकिन ये तो तमाम योजनाएं हैं सुरेश जोशी जी, और ठीक भी है। इसी पर प्रतिक्रिया ले लेते हैं। मथुरा दत्त जोशी जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मथुरा दत्त जोशी जी, एक के बाद एक दौरा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का उत्तराखंड का, उससे पहले अमित शाह भी आ चुके हैं, चुनाव सिर पर है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी पे बहुत बड़ी बेचैनी है और छटपटाहट है। चुनाव नजदीक है, 5 साल में कोई काम किया नहीं, 3 मुख्यमंत्री बदल दिए, 3 प्रदेश के अध्यक्ष बदल दिए, किसी व्यक्ति पर इनका भरोसा है नहीं, और स्वयं केंद्रीय नेतृत्व बार बार आ रहा, चाहे इनके प्रदेश के अध्यक्ष हों, चाहे इनके केंद्र के अध्यक्ष हों, चाहे इनके गृह मंत्री जी अमित शाह जी हों, चाहे प्रधानमंत्री जी हों, और आते हैं केवल राजनीतिक मिशन पूरा करके जाते हैं, देशाटन करके चले जाते हैं, पर्यटक की तरह आते हैं और पर्यटक की तरह घूम घाम के देशाटन करके चले जाते हैं, राज्य के लिए कोई घोषणा नहीं करते हैं। विगत 8 वर्षों का इतिहास गवाह है। मेरे भाई सुरेश जोशी जी बहुत सी बातें कह रहे थे, विद्वान आदमी है, उनकी मजबूरी है, उन्होंने कहना पड़ेगा। वो अब कोई चीजें उनको जानबूझ के भी कहनी पड़ेंगी, क्योंकि 5 साल या 8 साल की कोई उपलब्धि नहीं। 5 साल की प्रदेश की सरकार और 8 साल की केंद्र की सरकार, उत्तराखंड के हित में कोई ऐसा निर्णय नहीं हुआ जिससे हम कह सकें कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने या मोदी जी की सरकार ने उत्तराखंड को बहुत कुछ दिया या उत्तराखंड को कुछ दे दिया है। कोई काम नहीं हुआ। और आज आप कह रहे हैं हम तो चुनौती देके कहते हैं ना, छोड़िए ना अपने प्रदेश नेतृत्व पे, चुनाव है, ये कोई पार्लियामेंट का चुनाव नहीं है, ये राज्य का चुनाव है, राज्य की जनता उसका फैसला करेगी। अगर भाजपा ने 5 साल काम किए हैं तो निश्चित रूप से भाजपा को समर्थन मिलेगा, अगर काम नहीं किए हैं तो उसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। आज वही स्थिति है, काम कुछ किया नहीं, नौजवानों को रोजगार दिया नहीं, किसानों के हित में कोई काम किया नहीं, व्यापारी ने इनके कार्यालय में जाकर आत्महत्या कर दी जीएसटी से परेशान होकर। तो कई मुद्दे हैं, उन मुद्दों में अगर चर्चा भाजपा करे तो हमें सैर स्वीकार। सुरेश जोशी जी, मथुरा दत्त जोशी जी कह रहे हैं कि कुछ किया ही नहीं और ये छटपटाहट है चुनाव से पहले। अब देखिए, छटपटाहट तो किसकी है? प्रधानमंत्री जी का जब नाम आता है, जब प्रधानमंत्री जी की उत्तराखंड की यात्रा की बात होती है, तो कांग्रेस इतनी बेचैन और इतनी परेशान हो जाती है कि आप प्रवक्ता से लेकर के इनके जो सबसे बड़े नेता हैं माननीय हरीश रावत जी, उनकी क्या क्रिया और क्या प्रतिक्रिया होती है आप सुन ही रहे हैं। लेकिन मैं ये बतलाना चाहता हूं कि देखिए, मैं बहुत स्पष्ट तौर पे कह रहा हूं कि उत्तराखंड की जनता भी इस बात को जानती है, कांग्रेस के मित्र भी इस बात को जानते हैं, और इस प्रदेश के जो इंटेलेक्चुअल्स हैं वो भी जानते हैं। अब आप कह रहे हैं कि आपने प्रदेश के लिए कुछ नहीं किया। भाई, मैं ये पूछना चाहता हूं कि क्या आज जो 9,000 करोड़ रुपए के रेलवे ट्रैक का पैसा है, ये क्या कांग्रेस पार्टी की सरकार में प्रदत्त कर दिया गया था? क्या जो आज चारधाम प्रोजेक्ट में जो है कि 8-10 हजार करोड़ रुपए का पैसा दे करके उस कामों को कराया जा रहा है, क्या कांग्रेस सरकार ने कर दिया था? क्या लखवाड़ ब्यास का जो इतना बड़ा झंझट झगड़ा था, वो क्या कांग्रेस सरकार ने खत्म कर दिया था? क्या एनसीईआरटी से लेकर के सीबीएसई के 180 विद्यालयों को इंग्लिश हिंदी मीडियम की मान्यता उत्तराखंड में दिलवा दी गई, ये क्या कांग्रेस सरकार ने दिलवा दी? क्या आपका जो अटल आयुष्मान योजना प्रदेश सरकार ने चलाई थी, 3,67,000 लोगों ने उसका लाभ ले लिया, ये क्या कांग्रेस सरकार ने ये लाभ दिलवाया? क्या तो मैं कितनी योजनाएं गिनाऊं, कितनी आप बताइए। चलिए जवाब ले लेते हैं। मथुरा दत्त जोशी जवाब दीजिए। सबसे बड़े नेता अगर मंच पर आकर के ये कहें कि 3200 लोगों को रोजगार नहीं, मैं इस्तीफा दे दूंगा, तो मैंने उनसे कहा था, एक बार बड़ा विनम्रता से निवेदन किया था, मैंने सूची भी भेज दी उनको, एक ही विभाग की सूची भेज दी। अब उसके बाद वो कहते हैं साहब इसकी विज्ञप्ति की प्रोसीजिंग तो पहले शुरू हो गई थी। अरे क्या ये बात करते हैं? मैं कहता हूँ चलो विज्ञप्ति भी छोड़ो, जो हमने नोटिफिकेशन किया, जो हमने विज्ञप्ति निकाली, जो हमने जो है कि आदेश किए और उसके बाद ज्वाइनिंग कराई, मैं उनकी भी सूची भेज देता हूँ। चलिए जवाब ले लेते हैं। मथुरा दत्त जोशी जवाब दीजिए। उन्होंने गिनवा दिए काम। एक बात बताइए कि झूठ बोलने का भी एक तरीका होता है। जो सरकार लोक सेवा आयोग से नियुक्तियां नहीं कर पाई, लोक सेवा आयोग की नियुक्तियों की
और रिटर्न एग्जाम हो गए करके अभी आज डेट डिक्लेयर हुई है, आज डेट आई है आज। अभी जो निकाले हैं नायब तहसीलदार और इनके कुछ पद निकाले हैं, 100 कुछ पद हैं। लोक सेवा आयोग से 5 साल में विज्ञप्तियां नहीं आई हैं। भाजपा के लोग बड़ी खूबसूरती से झूठ बोल लेते हैं। मेरे भाई सुरेश जोशी तो झूठ बोलते ही नहीं थे, विद्वान आदमी है। कहाँ के कह रहे हो? जो 4 धाम यात्रा जो परियोजना महापरियोजना चल रही है, उसका नाम था 4 धाम योजना संपर्क मार्ग, और कांग्रेस की देन है। आज जो रेलवे ट्रैक में ये कह रहे हैं कि कई हजार करोड़ का काम हो रहा है, वो सरकार यूपी की गवर्नमेंट स्वीकृत करके गई थी। सोनिया जी ने शिलान्यास किया था कोचर में। अगर मैं इनको याद नहीं तो याद दिलवा दूं। और सरकार इनकी है, पैसा तो इनको इनकी मजबूरी थी देना। मैं नहीं भाई बताओ 8 साल हमारी ऐसी कौन सी मजबूरी होगी भाई पैसा देना? अरे सुन जोशी जी, सुन लो जरा, शांति से सुनो भाई, परेशान मत हो। बताओ आप और मैं उसी इलाके का टनकपुर बागेश्वर की रेल लाइन का पैसा आ गया क्या? ऑफ सर्वे का 28 करोड़ ऑफ दिया है। जब चुनाव हो रहा है एक बार क्यों नहीं दिया? सुन लो, अरे मैं देना नहीं, आपने क्यों नहीं दिया? सुन लो, अरे हम दिया तो कह रहा हूँ ना, क्या दिया मैं बता रहा हूँ। अरे सुन तो लो प्यार से, इतने बौखलाहट में मत आओ भाई, इतनी जल्दी। मैं तो बहुत हंसी खुशी ये बात कर रहा हूँ। हमने 28 करोड़ रुपया दिया, आपने 70 साल तक क्यों नहीं दिया 28 करोड़ भी? ये तो बता दो। कर रहा हूँ ना, 70 करोड़ में जो दिया हो तो बेच खा रहे हो आज तुम। ये मत पूछो 70 साल में क्या दिया, इतनी लंबी बहस में मत जाओ, मैं वर्तमान में बता दूं। आप बताओ टनक, आप फिर पूछ रहा रुड़की से क्या मुजफ्फरनगर का रेलवे ट्रैक? आप पहले टनकपुर की बात पूरी कर लो ना, फिर रुड़की में जाओ। मैं बता रहा हूँ ना आपको, राष्ट्रीय आपने टनकपुर बागेश्वर में पैसा क्यों नहीं दिया? और हमारी क्या ऐसी मजबूरी थी कि जो रेलवे ट्रैक पे हमने अपना बजटीय प्रावधान करके 14-15 के बजट पे पैसा रखा, आपने 12। चलिए ठीक है मधुरदत्त जोशी जी, सुरेश जोशी जी, नहीं पूरी बात सुन लीजिए पहले जरा। नहीं आप कह रहे हो ना मजबूरी थी, आप देखो। चलिए मधुरदत्त जोशी जी जल्दी से बात पूरी कीजिए। सुरेश जोशी जी समय का अभाव है, बात पूरी हो जाने दीजिए जी, बात पूरी कीजिए जल्दी। यही तो कमी है कुछ नहीं बोलने के लिए, दूसरे को टोकेंगे, सुनना नहीं चाहेंगे। सुरेश जोशी जी निवेदन है, सुन लीजिए, बात पूरी हो जाने दीजिए, आ रहा हूँ। योजना में सम्मिलित करके गई थी 2012-14 में। अरे भैया सम्मिलित करके गई थी, तो बजटीय प्रोविजन क्यों नहीं किया? बजट में पैसा क्यों नहीं दिया? मैं तो यही पूछ रहा हूँ। आप ही ने बना दी, लेकिन आपने अगर पैसा ही नहीं दिया, आपने कहा घर बनाने की मेरी इच्छा है, लेकिन पैसे है नहीं, घर बन जाएगा क्या? आप तो इच्छा जाहिर कर रहे थे कि हमारी रोड बननी चाहिए, मैं मान लेता हूँ आपकी बात को, तो आप पैसा देते हो उसमें? अरे वो तो आप इसलिए इनको बौखला, मैंने कहा ना ये सच तो। अच्छा ठीक है, चलिए ठीक है, ये तो जनता तय कर देगी। सुरेश जोशी जी, मधुरदत्त जोशी जी, मेरा आपसे सवाल यह है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दौरे को लेकर विपक्ष में बेचैनी बढ़ जाती है, तो मोदी ब्रांड का खतरा है या बीजेपी से ज्यादा खतरा है, वो समझने की कोशिश करूंगा। नहीं, देखिए कोई बेचैनी नहीं, कोई खतरा नहीं, कोई बौखलाहट नहीं। हम तो चुनौती दे के कहते हैं कि बता देना एक काम उत्तराखंड के लिए किया हो। यहाँ के चुनौती स्वीकार है, हर चुनौती स्वीकार है। चलिए हर चुनौती स्वीकार उन्होंने कर ली है। बहुत बहुत शुक्रिया सुरेश जोशी जी और मधुरदत्त जोशी जी, आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत आभार। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने भी विधानसभा चुनाव से पहले बड़ा ऐलान किया है। बता दें कि अल्मोड़ा जिले के सल्ट विधानसभा क्षेत्र में पहुंचे सीएम पुष्कर सिंह धामी ने यहां कई विकास कार्यों को हरी झंडी दिखाई, साथ ही लोकार्पण भी किया। जानकारी के मुताबिक सीएम धामी ने यहां के देघाट आर्य कन्या इंटर कॉलेज में 63 करोड़ 33 लाख के विकास कार्यों का लोकार्पण और शिलान्यास किया। उधर सल्ट बीजेपी विधायक महेश जीना के विकास कार्यों की जमकर तारीफ की। इस दौरान राज्यसभा सांसद अजय टमटा भी मौजूद रहे। सीएम ने यहां एक विशाल जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि 84 को जोड़ने वाले जिस पुल का निर्माण किया गया है वो लोगों के आवागमन के लिए कारगर साबित होगा। वहीं उन्होंने कहा कि जो महिलाएं अपने घरों में काम छोड़कर आई हैं, मैं उनका भी आभारी हूं। उत्तराखंड में बीते 24 घंटे में 13 नए कोरोना संक्रमित मिले हैं। वहीं एक भी मरीज की मौत
नहीं हुई है। 26 मरीजों को ठीक होने के बाद घर भेजा गया। सक्रिय मरीजों की संख्या घटकर 144 हो गई है, जबकि गुरुवार को प्रदेश में 157 सक्रिय मरीज थे। स्वास्थ्य विभाग की ओर से जारी बुलेटिन के अनुसार शुक्रवार को 6,978 सैंपलों की जांच रिपोर्ट नेगेटिव आई। 8 जनपद अल्मोड़ा, बागेश्वर, चमोली, चंपावत, नैनीताल, पौड़ी, रुद्रप्रयाग और टिहरी में एक भी संक्रमित मरीज नहीं मिला। वहीं देहरादून में 6, हरिद्वार, पिथौरागढ़ और उधमसिंह नगर में 2-2 और उत्तरकाशी में 1 संक्रमित मिला है। उत्तराखंड में एक बार फिर से कोरोना का ग्राफ बढ़ने लगा है। राजधानी देहरादून में इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वन अकादमी में मिड टर्म ट्रेनिंग के लिए पहुंचे 10 आईएफएस अधिकारी पॉजिटिव मिले हैं। इसे देखते हुए यहां एक हफ्ते के लिए आमजन और पर्यटकों के प्रवेश पर रोक लगा दी है। फिलहाल अगले आदेश तक कोई भी संक्रमित अधिकारी यहां से बाहरी क्षेत्र में प्रवेश नहीं कर पाएगा। दरअसल देश भर के 48 आईएफएस अधिकारी मिड टर्म करियर ट्रेनिंग पर हैं। पहले इन अधिकारियों ने लखनऊ में प्रशिक्षण लिया, जिसके बाद एक हफ्ते दिल्ली में ट्रेनिंग चली। इसके बाद ये सभी आईजीएनएफए में साप्ताहिक प्रशिक्षण के लिए शुक्रवार को दून पहुंचे थे। दून के लिए प्रस्थान से पहले सभी का दिल्ली में कोरोना टेस्ट कराया गया था। इसमें 10 अधिकारी संक्रमित पाए गए थे। अधिकारियों में कोरोना वायरस का संक्रमण पाए जाने के बाद अकादमी के ओल्ड हॉस्टल को माइक्रो कंटेनमेंट जोन बना दिया गया है। करीब 5 महीने बाद देहरादून में कंटेनमेंट जोन बनाया गया है। अगले आदेश तक कोई भी संक्रमित अधिकारी यहां से बाहरी क्षेत्र में प्रवेश नहीं कर पाएगा। वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, जल्द लौटेंगे। चलो यहाँ पर सही से स्पेलिंग है। पूजा, मैं मार्केट से आता हूँ। मिस्टर, कार की चाबी? नहीं, मैं पैदल ही जाऊंगा। पापा, not bad। हाँ यार, अपनी दिल्ली सरकार बोलती है कि पॉल्यूशन कम करने के लिए हफ्ते में एक बार अपनी गाड़ी से एक ट्रिप कम करें और उसकी बजाय पब्लिक ट्रांसपोर्ट या कारपूल का इस्तेमाल करें। इट्स अ स्मॉल रिक्वेस्ट, मेक सेंस, नो? यस, और ये बात मैं आपसे कब से कह रही थी, लेकिन मैं हेल्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से बोल रही थी। यू नो व्हाट, मैं भी यही सोच रहा हूँ कि जब दिल्ली सरकार और घर की सरकार एक ही बात बोल रही है तो सुन ही लेना चाहिए। चलो यू गाइस कैरी ऑन, मैं चलता हूँ। बाय बाय पापा। एक हफ्ते में आप जितनी बार गाड़ी निकालते हैं, अब से बस एक बार कम निकालें। बस एक ट्रिप कम, आप मिलकर अपने हिस्से का पोल्यूशन कम करें। हफ्ते में गाड़ी का बस एक ट्रिप कम करें। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। देहरादून से दिल्ली के लिए हवाई यात्रा करने वाले लोगों के लिए राहत की खबर सामने आई है। बता दें कि कोरोना काल के दौरान विस्तारा एयरलाइंस की फ्लाइट्स का संचालन बंद कर दिया गया था, जिसको एक बार फिर से यात्रियों की सुविधा के लिए खोल दिया गया है। पहली यात्रा को आज हरी झंडी दिखाई गई। बता दें कि राज्य में हवाई यात्रियों में इजाफा होने के साथ ही लगातार हवाई सेवाओं को विस्तार मिल रहा है। इसी माह गो फर्स्ट विमान कंपनी के दिल्ली और मुंबई की हवाई सेवा शुरू हुई है। अब विस्तारा एयरलाइंस अपनी दिल्ली के लिए फ्लाइट शुरू कर रहा है। आपको बता दें कि पिछले साल विस्तारा ने जॉलीग्रांट एयरपोर्ट से अपनी हवाई सेवाओं को शुरू किया था, जिसे बाद में बंद कर दिया गया। अब दोबारा से विमानन कंपनी अपनी हवाई सेवाओं को शुरू कर रही है। विधानसभा चुनाव को लेकर बीजेपी ने अब कमर कस ली है। इसी को लेकर बीजेपी अनुसूचित जनजाति मोर्चा की 2 दिवसीय प्रदेश कार्य समिति की बैठक आज से विकासनगर में होगी। बता दें कि कार्य समिति में मोर्चा के राष्ट्रीय कार्यकारिणी सदस्य, प्रदेश पदाधिकारी समेत अन्य भी मौजूद रहे। इस बारे में मीडिया प्रभारी एसटी मोर्चा सत्यवीर सिंह चौहान ने बताया कि कार्यक्रम की अध्यक्षता प्रदेश अध्यक्ष राकेश राणा करेंगे, जबकि राष्ट्रीय जनजाति मोर्चा प्रभारी अकडू मायरा, प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक समेत कई प्रमुख पदाधिकारी मौजूद रहेंगे। विधानसभा चुनाव को लेकर प्रदेश में आम आदमी पार्टी सक्रिय हो गई है। आम आदमी पार्टी की तरफ से मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार कर्नल अजय कोठियाल ने बड़ी घोषणा की है।
दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने पहले ही यह ऐलान किया था कि श्रद्धालुओं के लिए मुफ्त तीर्थ यात्रा का आयोजन करेंगे। इसको लेकर प्रदेश में कर्नल कोठियाल ने ऐलान किया कि आम आदमी पार्टी प्रदेश भर में मुफ्त तीर्थ यात्रा टिकट अभियान की शुरुआत करने जा रही है। इसी संबंध में पूरे प्रदेश में आम आदमी पार्टी कार्यकर्ताओं ने मंदिर और गुरुद्वारे में जाकर पुजारियों और जत्थेदारों को यात्रा के टिकट वितरित किए। इसी को लेकर आप नेता कर्नल अजय कोठियाल ने कहा कि आपकी सरकार बनते हुए उत्तराखंड के लोगों को मुफ्त तीर्थ दर्शन कराए जाएंगे। उत्तराखंड की सरोवर नगरी नैनीताल में आम आदमी पार्टी ने प्रदेश प्रवक्ता प्रदीप दुमका, मंडल अध्यक्ष शाकिर अली और नैनीताल आम आदमी पार्टी प्रत्याशी डॉक्टर भुवन चंद्र आर्य के नेतृत्व में सभी धर्मों के बुजुर्गों के लिए तीर्थ यात्रा योजना का शुभारंभ किया। इस मौके पर आम आदमी पार्टी के वक्ताओं का कहना है कि आम आदमी पार्टी की सरकार बनने के बाद सभी धर्मों के लोगों को निःशुल्क धार्मिक यात्रा कराई जाएगी। साथ ही प्रदेश प्रवक्ता आम आदमी पार्टी प्रदीप दुमका ने कहा कि हिंदू धर्म के लोगों को अयोध्या और चारधाम यात्रा कराई जाएगी। वहीं उन्होंने मस्जिद में जाकर अजमेर शरीफ की यात्रा कराने की जानकारी दी। उत्तराखंड के चमोली में राजकीय नर्सिंग कॉलेज गोपेश्वर के 5वें शपथ ग्रहण समारोह का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में 43 छात्र छात्राओं ने भाग लिया। कार्यक्रम का शुभारंभ जिला पंचायत अध्यक्ष रजनी भंडारी और पूर्व कैबिनेट मंत्री राजेंद्र भंडारी ने किया। इस दौरान कॉलेज के छात्र छात्राओं ने सांस्कृतिक कार्यक्रम पेश किए। बता दें कि कॉलेज के प्रधानाचार्य ने बताया कि शपथ ग्रहण समारोह का आयोजन प्रथम वर्ष के छात्र छात्राओं के प्रवेश के 1 वर्ष के अंतर्गत होती है। इस दौरान छात्र छात्राओं के नर्सिंग के क्षेत्र में शिक्षा के साथ सेवा भाव की शपथ ली जाती है। बता दें कि इस कार्यक्रम में जिला पंचायत अध्यक्ष भी मौजूद रहे। फिलहाल मेरे साथ इतना ही। बने रहिए एफएम न्यूज के साथ। नमस्कार।